नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो क्लासेस में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके इनकम टैक्स का जो पेपर है, बीकॉम थर्ड ईयर में टैक्सेशन का जो पेपर है इनकम टैक्स एंड लॉ, उसका एक सेकंड चैप्टर है निवासी स्थिति एवं कुल आय का क्षेत्र। इस वीडियो में अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। क्या होती है निवासी स्थिति एवं कुल आय का क्षेत्र, क्या होता है, इस चैप्टर में अपन जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने पर अपन क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे, मैं इंडेक्स के तौर पे आपको इस चैप्टर में बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपन विभिन्न व्यक्तियों की निवासी स्थिति का निर्धारित करने के लिए जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। निवासी स्थिति क्यों अपन कैलकुलेट करते हैं या क्यों उसको डिसाइड करते हैं, कुल आय का क्षेत्र किस तरह से डिसाइड कर पाते हैं। देखिए जो इनकम टैक्स की जो गणना होती है वो टोटली निवासी स्थिति पर डिपेंड करती है और कुल आय का जो क्षेत्र डिपेंडेंट होता है वो आपका निवासी स्थिति पर डिपेंड होता है। अब निवासी स्थिति का मतलब आपको यहाँ पर ये नहीं समझना कि आप कहाँ पर निवास कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इंडिया में निवास करते हो या विदेश में निवास करते हो। बस इस स्थिति का अपने को यहाँ पर निर्धारण करना होता है। यही इस चीज़ में ये इस चैप्टर में अपन ये चीज़ें देखेंगे कि क्या इसके प्रोविज़न हैं, किस तरह से अपन एक निर्धारण करेंगे कि करदाता हमारे देश में निवासी है कि गैर निवासी है, क्या क्या उसके लिए सिचुएशन हो सकती है। दूसरा जो अपन इस चैप्टर में देखेंगे वो होगा आपका विभिन्न व्यक्तियों की निवासी स्थिति के निर्धारित मुख्य प्रावधानों को लागू करना, कि व्यक्तियों की निवासी स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो प्रावधान है उनको किस तरह से लागू करेंगे। अगला आपका होगा निवासी स्थिति के आधार पर आय के क्षेत्र की जांच करेंगे अपन, कि निवासी स्थिति अगर अपन किसी की निर्धारित कर देते हैं तो उसकी आय का क्या क्षेत्र होगा, कि कौन कौन सी आय उसकी इनकम टैक्स के दायरे में आएंगी। ये चीज़ अपन ये निवासी स्थिति निर्धारित होने के बाद करेंगे। अगला जो अपन इस चैप्टर में सीखेंगे वो है एक व्यक्ति की निवासी स्थिति के आधार पर कुल आय का निर्धारण करने वाले मुख्य प्रावधान। ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। कुल मिला के इस चैप्टर में अपन निवासी स्थिति और एक करदाता की कुल आय का स्कोप यानी कि क्षेत्र अपन इसमें निर्धारित करेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं अपन इस चैप्टर को। कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में ही इसको कवर करने की, पर हो सकता है ये चैप्टर लंबा है तो 2-3 वीडियो में कवर हो पाएगा ये। तो देखिए इसमें डायग्राम भी आपको दे रखा है। क्या है ये डायग्राम? तो इस डायग्राम में देखिए निवासी स्थिति और कुल आय का जो क्षेत्र है वो किस तरह से आपको बता रखा है। देखिए निवासी स्थिति धारा 6 में मेंशन की गई है, कुल आय का क्षेत्र धारा 5 में मेंशन किया गया है, और व्यक्ति और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की निवासी स्थिति इसमें अपन डिसाइड करेंगे। वो गैर निवासी होगा, निवासी साधारण निवासी होगा, ये सारी चीज़ें अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम में सब कुछ दे रखा है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आगे आ जाइए आप। ये स्लाइड को मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए निवासी स्थिति, तो जो निवासी स्थिति के बारे में जो प्रोविज़न दे रखे हैं वो आयकर अधिनियम की धारा 6 में दे रखे हैं। ये देखिए धारा 6 में ही ये सारे प्रावधान दे रखे हैं किस तरह से अपन एक करदाता की निवासी स्थिति का निर्धारण करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी है इस चैप्टर में, और 2-3 कंडीशन है वो याद रखनी है। वो कंडीशंस आपने याद रख ली तो ये चैप्टर समझ लिया आपने, समझ लिया। ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है। तो अब किन किन की अपन निवासी स्थिति डिसाइड करेंगे, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो अपन डिसाइड करेंगे वो होगा एक व्यष्टि यानी कि एक अकेला व्यक्ति। ठीक है, अब इनकम टैक्स में जैसे कि पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि व्यक्ति की क्या डेफिनेशन होंगी। व्यक्ति का मतलब एक जीवित शकाय प्राणी से है, जिसमें आपकी व्यक्ति प्राकृतिक मनुष्य भी शामिल हैं। ठीक है, बच्चे बूढ़े सब उसमें आते हैं। दूसरा आपकी कुछ संस्थाएं भी व्यक्ति में आती है, कृत्रिम व्यक्ति जिनको बोला जाता है, जो किसी कानून के माध्यम से जिनका जन्म होता है, तो ऐसे संस्थाओं को भी व्यक्ति मानेंगे अपन। तो व्यष्टि की निवासी स्थिति अपन इसमें निर्धारित करेंगे। दूसरा एक होगा हिंदू अविभाजित परिवार, ऐसे परिवार जो अपने देश के आज़ाद होने से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व एक साथ रहते थे। ठीक है, उन परिवारों की भी आय का या उनके निवासी स्थिति का निर्धारण अपन करेंगे। तीसरा एक कंपनी या फर्म का निवास स्थान अपन डिसाइड करेंगे। तो 4 हो जाएंगे आपके, व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी और फर्म। इन 4 का अपन
निवासी स्थिति का निर्धारण करेंगे। किस तरह से करेंगे, चारों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं और क्या क्या अपन डिसाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3 स्थितियां आपने को निर्धारित करनी है, निवासी या साधारण निवासी, ठीक है, कि वो निवासी है और साधारण निवासी यानी कि इंडिया में ही वो रहता है, ठीक है। दूसरा, निवासी परंतु असाधारण निवासी, किसको बोलेंगे ये, इसके लिए कंडीशंस हैं। 2-3 कंडीशन इनकम टैक्स में बता रखी है, आयकर अधिनियम में उसका मेंशन है कि जो व्यक्ति इन कंडीशंस को पूरा करेगा उसको तो निवासी बोलेंगे, जो इन कंडीशन को पूरा करेगा उसको निवासी किंतु असाधारण निवासी बोलेंगे। तीसरा जो आपका है अनिवासी वाला, उसके लिए भी कंडीशन है, जो सिर्फ उस कंडीशन को पूरा करेगा उसको निवासी बोलेंगे। और फिर डिसाइड होगा आपका कि इन पर आयकर किस तरह से लगाया जाएगा। तो ये देखिए, आवासीय स्थिति का निर्धारण धारा 6 आपकी कहती है। इनकम टैक्स का जो पेपर होता है उसमें आपको पूछा भी जाता है कि निवासी स्थिति का निर्धारण करने के लिए आयकर अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है, तो आपको ये वाली धारा उसमें बतानी है। किन किन की निवासी स्थिति का निर्धारण करेंगे अपन, सबसे पहले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित फैमिली, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इनको हिंदू और व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 3 भागों में करेंगे, एक तो गैर निवासी, निवासी। अब निवासी में भी निवासी और साधारण निवासी हैं, निवासी वस्तु असाधारण निवासी, ये होगा। फर्म, एओपी, स्थानीय अधिकारी, कंपनी, इन सबको एक ही जगह इसने लिख दिया है। इनकी 2 स्थिति होगी, निवासी और गैर निवासी। तो ये इनका इस तरह से अपन निवासी स्थिति का इनका निर्धारण करेंगे। अब वेष्टियों की निवासी स्थिति किस तरह से निर्धारित करते हैं, देखिए आ जाइए, क्या क्या कंडीशन इसमें दे रखी है कि एक वेष्टि करदाता जो होगा वो इंडिया में निवासी होगा तो कब होगा। पहली कंडीशन क्या होगी, आपको आसानी से समझ में आएंगी। देखिए पहली कंडीशन क्या होंगी, ये देखिए, ये पहली कंडीशन मैंने आपके गोले में डाली है। ये पहली कंडीशन कि वह गत वर्ष के दौरान कुल 182 या अधिक दिनों के लिए भारत में रहा हो। 182 दिनों के लिए भारत में रहा हो, कब, गत वर्ष में। अब मैंने आपको गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष के बारे में पहले वाले वीडियो में बताया है कि गत वर्ष का मतलब उस अवधि से है, उस 12 महीने की अवधि से है जो कर निर्धारण वर्ष से पहले की 31 मार्च को समाप्त होती है। जैसे कि अभी जो कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 2021, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा, यानी कि इससे पहले जो 31 मार्च 2020 था वो वाला गत वर्ष होगा। तो उस गत वर्ष में 182 दिन वो करदाता व्यक्ति 182 दिन भारत में रहना चाहिए। अब 182 दिनों की गणना अपन कैसे करेंगे, हो सकता है वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तो भारत में रहा हो, फिर विदेश में चला गया हो। विदेश में मान लीजिए वो इंग्लैंड चला गया, अमेरिका चला गया, रूस चला गया, वो हर देश में 5, 10, 15 दिन ऐसे कर करके रुका है। तो वो सारे दिन अपन काउंट करेंगे कि वो विदेश में कितने दिन रहा, फिर वापस इंडिया में आ जाता है उस गत वर्ष की पीरियड में। 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 की जो अवधि होंगी गत वर्ष की, उस अवधि में वो इंडिया में कितने दिन रहता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अपन को डिसाइड करनी है, तो हर महीने के दिन आपको सवाल में दिए जाएंगे कि वो कब, कहाँ, कितना रुका, वो उसके हिसाब से अपन को कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो गई आपकी कि गत वर्ष में वो 182 दिन भारत में रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों के दौरान, क्या होगा, गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्ष। अब जैसे गत वर्ष अपना क्या हो जाएगा 19-20, तो इस 19-20 से पहले के 4 वर्ष यानी कि 18-19, 17-18 और 16-17, ठीक है, ये 4 वर्ष, और एक आपका 15-16 भी इसमें आ जाएगा। तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में अगर वो कितने दिन, 365 दिन या अधिक की कुल अवधि के लिए भारत में रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन 2 हो गई आपकी। पहले तो गत वर्ष में तो कितना होना चाहिए 182 दिन, और उससे तुरंत पूर्व के यानी गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहना चाहिए, और गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन अवश्य रहना चाहिए। ये 2 कंडीशन हो गई, ठीक है। गत वर्ष में भी 60 दिन वो कम से कम इंडिया में रहना चाहिए, ये देखिए। तो ये कंडीशन आपको याद करनी है, सबसे टिपिकल कंडीशन यही होती है। बाकी जो दूसरे अनिवासी स्थिति, वो साधारण या गैर निवासी के लिए जो शर्तें हैं वो बहुत इजी हैं, वो इन्हीं कंडीशन से निकल के बनाई गई है। तो सबसे पहले निवासी की स्थिति का निर्धारण करेंगे, तो सबसे पहले कंडीशन हो जाती है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन वो भारत में रहना चाहिए। दूसरी,
गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन वो भारत में 365 दिन या अधिक की कुल अवधि के लिए भारत में रहा है, और गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन रहना चाहिए। ये आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि, अब आगे क्या लिखा हुआ है, यदि, ये देखिए, यदि व्यष्टि उपयुक्त 2 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वह निवासी है, दोनों शर्तें पूरी न होने पर वह अनिवासी होगा। व्यष्टि के लिए है ये दोनों शर्तें, ये जो शर्तें हैं व्यष्टि के लिए हैं। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त वो पूरी करता है, कोई भी करदाता, कोई भी व्यष्टि इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी करता है, ये वाली और ये वाली, तो उसकी ये पहली शर्त पूरी मानी जाएगी। पहली जो कंडीशन है उसमें 2 आधारभूत शर्तें आपको दी गई हैं, अगर दोनों में से एक भी पूरी कर देता है तो वो करदाता निवासी हो जाएगा, यानी कि पहली शर्त की पूर्ति मान ली जाएगी दोनों ही स्थितियों में। 182 दिन अगर मान लीजिए पहली सिचुएशन में अगर रहता है कि 182 दिन वो भारत में नहीं रहा, तो दूसरी शर्त अपन देखेंगे कि गत वर्ष में 60 दिन रहना चाहिए, और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या इससे अधिक वो भारत में रहना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन आपकी पूरी मान ली जाएगी, और ये मान लिया जाएगा कि वो करदाता भारत में निवासी है। ठीक है, तो अब कुछ स्थितियां देखो, कुछ टेक्निकल सिचुएशन भी हो सकती है, कब क्या होगा, कुछ सिचुएशन देखिए क्या क्या होगी। टिप्पणियों में देखिए आप, पहली टिप्पणी आपको क्या दे रखी है कि भारत में ठहरना, वाक्यांश में ये ऊपर लिखा हुआ है कि भारत में रुकेगा, तो उसको क्या अर्थ उसका होगा भारत में रुकने का। तो वाक्यांश में भारत के जल क्षेत्र, भारतीय तट रेखा से समुद्र में 12 नॉटिकल मील में ठहरना शामिल है। इसका मतलब आपको ये समझाया है कि भारत का मतलब किससे है, किस सीमा तक, कि समुद्र में किस सीमा तक वो रुक सकता है। तो ये आपका इंडिया का जो नक्शा है ये उसमें अच्छी तरह से उसमें परिभाषित किया गया है। नॉटिकल मील्स में समुद्र में जो दूरी मापी जाती है उसको नॉटिकल मील्स में मापते हैं। और ये आपके इनकम टैक्स के और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स के जो भी चैप्टर हैं, जो भी एक्ट हैं, उनमें इसको अच्छे ढंग से परिभाषित किया गया है कि इंडिया का मतलब किस सीमा तक है, किस बॉर्डर की सीमा तक है। कुछ ज़मीन में सीमा है तो कुछ समंदर में है, ऐसी सीमा का निर्धारण इसमें किया गया है। तो भारत के जल क्षेत्र में मंडराती नौका में ठहरना भी किसी व्यक्ति को भारत में निवासी मानने के लिए पर्याप्त है। ये लाइन देखिए आप, ये इनकम टैक्स के हिसाब से लिखी गई लाइनें हैं, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा ना उठा लें। मान लीजिए क्या होता है कि निवासी होने का मतलब है कि आपको हर हालत में इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप गैर निवासी हो जाते हो तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, बहुत सी आपको रिबेट मिल जाती है। तो लोग क्या करते हैं, इन प्रोविज़न का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए जैसे भारत का मतलब भारत की धरती पर अगर कोई रहता है, अगर अपन इस तरह से माने तो भारत की धरती पर रहने वाले लोग ही कर देंगे। पर मान लीजिए कोई बोट में या जहाज़ में चढ़ जाता है और समंदर में जाके रहने लग जाता है, तो समंदर की सीमा को भी परिभाषित किया है कि अगर बोट में भी अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया का है और उसमें बोट में रहने लग जाता है, जहाज़ में रहने लग जाता है, बट भारत की सीमा में है, समंदर में भी एक सीमा ऐसी है जो भारत की है, तो उसमें भी अगर रहता है तो उसको क्या मानेंगे अपन, भारत में निवासी मानेंगे। ठीक है, तो यदि ये आवश्यक नहीं है कि ठहरने की अवधि निरंतर या सक्रिय हो, ये चीज़ भी नोट रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार रहो, 2 दिन इंडिया में रहो, 5 दिन अमेरिका में रहो, फिर 2 दिन भारत में रहो, फिर वापस इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रूस चले जाओ। बिजनेस करते हो तो आपका आना जाना लगा रहता है, 5 दिन 10 दिन। जैसे ये क्रिकेटर्स लोग होते हैं या फिल्म स्टार होते हैं, फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, कई स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं, विदेशों में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो ये लोग इंडिया में कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो ये इन लोगों के लिए इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन की जाती है। तो सारे मतलब इसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आप इंडिया में कितने दिन रुके। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह पर नियमित रूप से ठहरें। ठीक है, आप 1 दिन भी रह सकते हो, 1 दिन आधा दिन भी रख सकते हो, तो चलता है। उसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन, किस तरह से करेंगे ये समझना है कि ये चीज़ें व्यवहारिक चीज़ें ये होती हैं, और इनकी इस सिचुएशन में किस तरह से अपने को निवासी स्थिति का निर्धारण करना है वो अपने को देखना है। तो आवश्यक नहीं है कि ठहरने की अवधि जो है निरंतर या सक्रिय हो, और यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने निवास, कारोबार या रोजगार के सामान्य स्थान पर ठहरे। ये देखिए, पर ठहरने का जो होगा कारण वो अपने निवास, कारोबार या रोजगार के सामान्य स्थान पर ठहरे। किसी घूमने के हिसाब से अगर गया है ना वो, तो उसके लिए अलग प्रोविजंस होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ठहरने के दिनों की गणना के उद्देश्य के लिए भारत में आगमन और भारत से प्रस्थान दोनों तिथियों को गणना में लिया जाएगा। ये देखिए, ये चीज़ भी बहुत नोट करने की है कि जब आप
दिनों की गणना करोगे तो भारत में ठहरने के दिन की गणना के उद्देश्य के लिए भारत में जब आप आओगे तो आने का दिन भी भारत के दिनों की गणना में लिया जाएगा, और भारत से प्रस्थान जब करोगे, वापस जाओगे, वो दिन भी आपके दिनों में गिना जाएगा। 60 और 182 दिनों की जो गणना करोगे, 365 दिनों की जो गणना करोगे, उसमें भारत में आने का दिन और भारत से वापस जाने का दिन भी उसमें शामिल किया जाएगा। इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको उसमें शामिल करेंगे। चलिए आगे क्या टिप्पणी दे रखी है। आयकर के उद्देश्य के लिए, डी जो वर्किंग नोट है इसको देखिए। आयकर के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति के निवास स्थान का उसकी नागरिकता, जन्म स्थान और निवास स्थान से कोई संबंध नहीं है। क्या लिखा है? आयकर के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति के निवास स्थान का उसकी नागरिकता, जन्म स्थान और निवास स्थान से कोई संबंध नहीं है। क्लियर कट लिख दिया। अतः कोई व्यक्ति एक से अधिक देशों का निवासी हो सकता है जबकि उसका निवास स्थान एक ही हो। जैसे कि आप इंडिया के हो, आप इंडिया में रहते हो, आयकर के उद्देश्य से ज़रूरी नहीं है कि आप निवासी इंडिया के ही हो। आप आयकर के उद्देश्य से किसी दूसरे देश के निवासी हो सकते हो। आपका निवास स्थान तो इंडिया में है, ये जो बात कहना चाह रहा है। आयकर के उद्देश्य से आप इंडिया के तो निवासी हो ही सही, बट आप दूसरे देश में भी निवासी हो सकते हो बिना किसी उसके कि आपको एक तो वीज़ा लेना पड़ता है या तो नागरिकता लेनी पड़ती है, सिटीजनशिप लेनी पड़ती है किसी भी देश की काफ़ी कानूनी प्रक्रिया के साथ। बट आयकर के उद्देश्य से आप अगर वहाँ ठहर जाते हो किसी भी देश में, तो अगर उसमें प्रोविज़न है कि इतने दिन ही आप ठहरोगे तो आपको निवासी मान लिया जाएगा, तो आपका निवास स्थान तो एक में ही होगा। आपको नागरिकता तो सिर्फ जैसे भारत की होंगी, बट आप 5, 6, 10, 15, 20 देशों के भी निवासी हो सकते हो आयकर के उद्देश्य से। तो आयकर में आपके निवास स्थान से कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ कितने दिन रहते हो उसको उससे मतलब होता है, उसी से आपका निवास स्थान डिसाइड होता है। ठीक है। कुछ परिस्थितियों में अपवादजनक स्थितियाँ भी हैं। उस सिचुएशन में किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि वेश्टियों की निम्न श्रेणियों को निवासी केवल तभी माना जाएगा। क्लेरिफिकेशन है, देखो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, ये जो सिचुएशन आती है, तो इसमें किस तरह से अपन गणना करेंगे। निवासी केवल तभी माना जाएगा जब उनके ठहरने की अवधि संबंधित गत वर्ष में 182 दिन हो। अन्य शब्दों में यदि व्यक्ति भले ही 4 वर्ष पूर्व के वर्षों के दौरान 365 दिन भारत में रहा हो, संबंधित गत वर्ष में 60 दिन रहो, किंतु उन्हें निवासी नहीं माना जाएगा। निम्न परिस्थितियों में ये 2 परिस्थितियाँ आपको दी हैं। कौन कौन सी हैं ये देखिए, 2 परिस्थितियाँ आपको दी हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी गत वर्ष में भारतीय पोत दल के सदस्य के रूप में या भारत से बाहर रोजगार के उद्देश्य के लिए भारत छोड़कर चले गए हैं, तो ये 2 कंडीशन उन पर अप्लाई नहीं होंगी। वेस्टी के लिए जो 2 कंडीशन अप्लाई की गई थी 182 दिन और 60 दिन की, ये वाली कंडीशन इन 2 के लिए लागू नहीं होंगी। कौन? जो जहाज़ चलाते हैं पानी के, और उस जहाज़ का जो दल होता है चालक दल, उसके रूप में अगर बाहर जाते हैं, रोजगार के उद्देश्य से जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली और दूसरी कंडीशन उस पर लागू नहीं होंगी। दूसरी क्या है? ऐसे भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी रोजगार, व्यवसाय या पेशे किसी अन्य व्यवसाय में लगे हैं और किसी गत वर्ष में वह भारत आए हैं। कुल मिला के जो रोजगार के उद्देश्य से जब भारत के बाहर हैं, उन लोगों पर पहली जो कंडीशन है 182 दिन की गत वर्ष में रहने की, 60 दिन गत वर्ष में रहने की, और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहने की, वो कंडीशन इन 2 सिचुएशन पे लागू नहीं होंगी। इनके लिए प्रोविज़न अलग से हैं। ठीक है, क्या प्रोविज़न है? दल का सदस्य होने के नाते एक भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि कैसे निर्धारित होगी? क्वेश्चन बन जाता है फिर अपना। ठीक है, जब वो कंडीशन लागू नहीं होगी तो इस स्थिति में उनकी निवास स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया है, देखिए। विदेशी बाध्य जहाज़ों के मामले जहां समुद्र यात्रा का गंतव्य भारत के बाहर है, दल का सदस्य होने के नाते एक भारतीय नागरिक के लिए भारत में रहने की अवधि का निर्धारण करने के तरीके और आधार के बारे में अनिश्चितता है। इसके लिए भी अनिश्चितता है कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया डिसाइड नहीं कर पाया है कि उसके लिए किस तरह से अपन निवास स्थिति का निर्धारण करेंगे। कुछ सर्कुलर हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ है। अनिश्चितता को हटाने के लिए धारा 6(1) की व्याख्या 2 बताती है कि एक व्यक्ति होने के मामले में भारत का नागरिक, ये देखिए मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, भारत का नागरिक या भारत छोड़कर जाने वाले विदेशी बाध्य जहाज़ के दल का सदस्य होने के नाते भारत में रहने की अवधि या अवधियाँ उस समुद्र यात्रा के संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट तरीकों से निर्धारित की जाएंगी। तदनुसार CBDT की अधिसूचना इतने को ऐसे मामले में भारत में रहने की अवधि गणना आयकर नियमन 1962 में नियम 126 ये जो सर्कुलर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अपने को
चालक दल, जो जहाज़ का चालक दल है, उसकी निवासी स्थिति का निर्धारण अपन करेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति को भारतीय मूल का कहा जाएगा यदि उसके माता पिता या उसके पूर्वज का जन्म विभाजित भारत में हुआ था। ये लाइन भी आपको पढ़नी है, समझनी है। भारतीय मूल, एक तो होता है भारतीय और एक भारतीय मूल का व्यक्ति। तो भारतीय मूल किसे कहेंगे? यदि वह या उसके माता पिता या उसके पूर्वजों का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। अविभाजित भारत का मतलब 1947 से पूर्व का भारत जो अविभाजित था, ठीक है। पाकिस्तान भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था, तो उससे है इसका मीनिंग। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, निवासी स्थिति के लिए धारा 6 के उद्देश्य के लिए नियम 126 के अनुसार व्यक्ति के मामले में जहाज के दल का सदस्य होने और भारतीय नागरिक होने के नाते योग्य समुद्र यात्रा के संबंध में भारत में रहने की अवधि को निम्नलिखित सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अवधि को अपवर्जित किया गया है। देखिए, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको अपन अगर आप पढ़ोगे, ये एक्ट की भाषा में लिखा गया है तो आपको समझने में नहीं आएगा। इनको अपन क्वेश्चंस को हल करके ही अपने को इनको समझेंगे। तो कुछ शब्दों का अर्थ अपन सीधा इस उदाहरण में आते हैं। उदाहरण में किस तरह से किया गया है। उदाहरण नंबर 1 है, देखिए, श्री आनंद एक भारतीय नागरिक हैं और 6 जून 2019 को चेन्नई बंदरगाह से प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात में यात्री के परिवहन में लगे। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय यातायात में यात्री के परिवहन में लगे सिंगापुर के एक भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य हैं। गत वर्ष यानी कि 2019-20, तो इसका कर निर्धारण वर्ष कौन सा हो जाएगा? 20-21। ये लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और ये अपने को भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गत वर्ष ये है तो इसका कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा। अगर कर निर्धारण वर्ष ये है तो इसका गत वर्ष कौन सा होगा, ठीक है। श्री आनंद के निवास से स्थिति निर्धारित कीजिए। मान लीजिए कि आखिरी 4 गत वर्षों में, ये देखिए, आखिरी 4 गत वर्षों में क्या किया उन्होंने? आखिरी 4 गत वर्षों में, गत वर्ष 2019-20 से पहले में 400 दिन और आखिरी 7 गत वर्षों में 2019-20 से पहले में 750 दिन भारत में रहते हैं। ये सूचना आपको दे रखी है। इसके आधार पर आपको पता करना है कि वो भारत में निवासी हैं या अनिवासी हैं। श्री आनंद द्वारा जहाज में शामिल होने के संबंध में लगातार निर्वहन प्रमाण पत्र में दाखिल होने की तिथि 6 जून 2019 है, ये वाली। और श्री आनंद द्वारा जहाज से उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने के संबंध में निरंतर निर्वहन प्रमाण पत्र में दाखिल होने की तिथि 9 दिसंबर 2019 है। अब इन सूचनाओं के आधार पर डिसाइड करना है कि वह श्री आनंद एक भारतीय निवासी हैं कि नहीं हैं और कितने दिन भारत में रहे हैं। तो कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे और जो कंडीशन है, पहली कंडीशन वेस्टी के लिए थी। अब ये जहाज़ के रूप में गए थे तो पहली 2 कंडीशन इन पे लागू ही नहीं होंगी, वो इस शर्तें इसमें लागू नहीं होंगी। इनके लिए ये जो सर्कुलर दे रखा है, इस सर्कुलर के आधार पर ही इनकी निवास स्थिति का निर्धारण अपने को करना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में अपन को इस थ्योरिकल मैटर तक ही रखना है। ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, ये मैं आपको अगले वीडियो में इसको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। पूरा 15-20 मिनट का वीडियो इसी क्वेश्चन पर बनेगा। तो अपन कोशिश करेंगे, ये थ्योरिकल मैटर आपको समझ में आया होगा। एक कंडीशन अपन इसमें डिस्कस की है वेस्टी के लिए कि गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे, 60 दिन भारत में रहे और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन वह भारत में रहे। वो शर्त वेस्टी के लिए है और उस स्थिति में उसको निवासी माना जाएगा। उसके लिए अपन उदाहरण भी देखेंगे। ये जो पहला उदाहरण है ये अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना, कोरोना महामारी से बच के रहिए, लोगों को भी जागरूक करते रहिए और नियमित आप सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बाहर मत निकलिए घर से और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करती रहिए। आशा करते हैं आप लोग ज़रूर हमारी इन ऑनलाइन क्लासेस का आप इसको देखोगे और लाइक करना, कमेंट करना और इसको शेयर करना ताकि अपने दोस्तों को, आपके दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं अब आपको इसमें चैनल में डालूंगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में और इस क्वेश्चन को अपन इस अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।